गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनंत एजुकेशन सेंटर मुंडावर। बच्चों, आज हम आपको जो बच्चे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैथ का एक बेसिक चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाएंगे। देखो, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इस चैप्टर में बच्चों हम आपको संख्याएं किस प्रकार से बनाई जाती है, बड़ी से बड़ी संख्या किस प्रकार बनाई जाती है, छोटी से छोटी संख्या किस प्रकार बनाए, संख्याओं का वर्गीकरण जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, ये इन सब बातों के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस पर पूरी मैथ, तो मैं कहूं कि पूरी गणित का जो आधार है, बेस है अंक। हमें अंक पता होना चाहिए कि अंक कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ में की शुरुआत करते हैं तो हमें अंक से आती है कि अंक कितने होते हैं। गणित के अंदर 10 अंक होते हैं। कितने? 10 अंक होते हैं, जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, कुछ बच्चों से अगर हम सीधे पूछते हैं कि अंक कितने होते हैं तो सब बच्चे 10 बताते हैं, लेकिन कई बच्चे गलती कर देते हैं कि हमें 0 नहीं बताते और सीधा बोलते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक पहुंच जाते हैं कि ये 10 अंक होते हैं, जबकि ये 10 अंक नहीं होते हैं, क्योंकि इस 10 का निर्माण हम इस 0 और 1 इन दो अंकों से मिला करके 10 का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए गणित में हमारे पास ये 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। इन्हीं अंकों का उपयोग करके हम छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, अब आती है हमारे पास इनमें सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या तो बताया बच्चों मैंने आपको, संख्याओं का निर्माण किन से होगा? इन अंकों से। ठीक है, इन्हीं अंकों में से जो संख्याएं बनी है उस संख्या में सबसे पहले आती है हमारी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, वे सभी धनात्मक संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वो सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो मैं लिखूं सभी धनात्मक संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से कहां तक जाएंगी? ये सभी संख्याएं अनंत तक चलती हैं। हम अनंत को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगली आती है हमारी दूसरी संख्या, प्राकृत के बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? वे सभी धनात्मक संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो वे धनात्मक संख्याएं जो कहां से शुरू होकर? अब 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये 0 से शुरू होंगी, 1, 2, 3, 4 कहां तक चलेंगी? अनंत तक चलेंगी। ठीक है, प्राकृत और पूर्ण संख्या में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल 0 का डिफरेंस है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, लेकिन दोनों ही कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। इनमें कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती। इससे आगे आता है तीसरा हमारा पूर्णांक। तीसरे नंबर पर आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं, या मैं कहूं कि वे सभी संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक
साथ में जीरो भी सम्मिलित हो, वे सभी पूर्णांक कहलाते। तो वे सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं जिसमें जीरो भी सम्मिलित हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे? हमारी पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, जैसे जीरो ये लिख दिया। इससे हम राइट साइड को चलते हैं तो सभी संख्याएं धनात्मक होती है। 0 1 2 3 4 कहां तक चलेंगी? अनंत तक। और इधर चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से कहां तक जाएंगे? अनंत तक। तो पूर्णांक क्या होते हैं? जिनमें धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आती है और जीरो भी सम्मिलित होता है। देखिए एक बात और बताऊं बच्चों, जो आपसे गलती हो जाती है, जीरो से हम इस तरफ, मैं कहूं कि दाईं तरफ बढ़ते हैं तो हमारे अंकों का मान बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है। और जीरो से हम बाईं तरफ चलते हैं तो हमारा अंकों का मान माइनस में तो आता ही है, साथ में अंकों का मान क्या होता जाता है? घटता जाता है। मैं कहूं कि -1, मैं आपसे पूछूं कि -1 बड़ा या -4 बड़ा, तो आप क्या कहोगे कि सर -1 बड़ा है। मैंने बताया कि जीरो से हम बाईं तरफ चलते हैं, माइनस की तरफ चलते हैं तो अंकों का मान घटता जाता है। तो -1 और -4 की तुलना करें तो इसमें हमारा -1 बड़ा होगा। मैं कहूं कि -3 बड़ा या -100 बड़ा, -3 बड़ा या -100 बड़ा, तो आप कहोगे सर -3 बड़ा, क्योंकि हम जीरो से बाईं तरफ चलते हैं तो माइनस में की संख्याएं हैं उनका मान घटता जाता है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। इससे अगली संख्या आती है हमारे पास, अब आती है सम संख्या। सम संख्याएं किसे कहेंगे? वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, या मैं कहूं कि वे सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, तो वे सब संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो मैं लिखूं वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब जिसमें दो का पूरा भाग जाता हो, या जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या हो? 0 2 4 6 8 हो, तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मैं आपके उदाहरण दूं 50 या 628, या मैं कहूं कि 772, या मैं कहूं 1054, या मैं कहूं 9986। तो ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? सब संख्याएं सम संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें भी दो का भाग दें, दो का भाग इन सभी संख्याओं में देंगे तो पूरा जाएगा। या हमें दूसरी पहचान क्या ध्यान रखनी है कि इकाई अंक देखना है, 0 2 4 6 8 आया तो सब संख्याएं सम होंगी। देखो इकाई अंक इसका 4 है, ये 2 है, ये 8 है और ये 0 है, तो ये सब संख्याएं कैसी हैं? सम संख्याएं हैं। इससे अगली संख्या चलते हैं हम विषम संख्या की ओर। इससे आगे आती है 5वें नंबर पे विषम संख्या, ओड नंबर, इंग्लिश में कहें तो ओड नंबर। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होगी? इसका अपोजिट, इसकी विपरीत परिभाषा हो जाएगी, वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हो। वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हो। या दूसरी परिभाषा की बात करें तो या क्या हो सकता है?
जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, या जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या हो 1, 3, 5, 7, 9, तो वे सभी संख्याएं क्या होंगी, हमारी विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें 11, 93, ठीक है, इन सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या है 1, 3, 5, यहां पे 7 है, यहां पे क्या है 9, तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हम, हमारे आती है नेक्स्ट भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी भी संख्या का भाग जाता हो, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो, तो वो कैसी संख्याएं कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, मैं लिखूं संख्या 4 में 4 का भी भाग जा रहा है, 1 का भी भाग जाता है और इसके अलावा 2 का भी भाग जाता है, तो 4 कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। 4 के बाद मैं कहूं 5 में किसी का भी भाग नहीं जाता, 5 का और 1 का ही जाता है, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। 6 देखे तो 6 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 10 देखें, या मैं कहूं 21, 21 में 21 का भी भाग जाता है, 7 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि संख्या वो जिसमें 1 का और खुद का तो भाग जाता ही है, ठीक है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग जाए तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी, अन्यथा वो कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अगली आती है अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो एक तथा एक तथा स्वयं संख्या के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। ठीक है, मतलब जिसमें किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, केवल खुद का ही भाग जाता हो, वो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, हम चलें तो सबसे पहले हमारे पास 1 आता है। 1, तो 1 के लिए बच्चों मैं आपको बता दूं, 1 न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, जो हम आपको आगे नोट लिखवाएंगे। ठीक है, इससे आगे 1 के बाद आता है हमारा 2 का नंबर। ठीक है, 2 में 2 के अलावा और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 2 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, और जो क्या है, सम संख्या भी है, तो सबसे पहली अभाज्य सम संख्या क्या है, क्या आएगा अपना आंसर 2। इससे आगे चले तो 3 में बच्चों किसी का भी भाग नहीं जा रहा, केवल 3 का और 1 का ही भाग जाता है, तो ये भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। अब 3 के लिए क्वेश्चन में क्या दे सकता है, सबसे पहली अभाज्य विषम संख्या बताओ, तो सबसे पहली अभाज्य विषम संख्या आएगी
3। तो बच्चों आप कहो कि सर एक भी है, तो एक के लिए मैंने बता दिया एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, 3। इसके बाद 4 अपनी भाज्य संख्या हो गई, तो 5, 5 में 5 का ही भाग जा रहा है। इसके बाद 6 नहीं है, 7, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11। इस प्रकार से हम देख लेंगे आगे भाग देकर कि जिस संख्या में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए एक और स्वयं के अलावा, तो वो कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम। अब हमारा आता है इसमें पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। पूर्ववर्ती और एक आता है अनुवर्ती। देखो इस शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है पूर्व। पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले। तो वे प्राकृत संख्याएं जिसमें एक घटा दें तो वो क्या हो जाता है? उसका पूर्ववर्ती। तो वह प्राकृत संख्या या वह प्राकृत संख्या जिसमें एक, वह प्राकृत संख्या जिसमें एक घटा दें, जिसमें क्या कर दें? एक घटा दें, तो वो उस संख्या का क्या बन जाता है? पूर्ववर्ती बन जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं 15 है, तो 15 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो हम इस प्राकृत संख्या 15 में से कितना घटा देंगे? एक। तो 15 का पूर्ववर्ती हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं कहूं 656 है, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा? तो पूर्ववर्ती के लिए हमेशा कितना घटाते हैं? एक घटा देते हैं। तो 656 में से एक घटा देंगे, कितने बच जाएंगे? 655। तो इस 656 का पूर्ववर्ती हो गया हमारा 655। इससे अगला है अनुवर्ती। अनुवर्ती या इसका दूसरा नाम उत्तरवर्ती भी है, उत्तरवर्ती। ठीक है, पूर्व से हमें पता लग गया, पूर्व मतलब पहले, तो एक घटाना है। अनुवर्ती में एक हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो वह प्राकृत संख्या, वह प्राकृत संख्या जिसमें एक जोड़ दें, जिसमें क्या कर दें? एक जोड़ दें, तो वो उसका क्या बन जाता है? अनुवर्ती या उत्तरवर्ती बन जाता है। जैसे मैं कहूं 1000, 1000 ये प्राकृत संख्या, इसका अनुवर्ती बताओ। तो आप कहोगे सर 1000 में हम एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 1000 में एक जोड़ेंगे तो 1001 हो जाएगा, जो इस 1000 संख्या का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती कहलाएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं तो हमारा इसी चैप्टर में आता है एक जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान, जातीय मान को इंग्लिश में कहें तो हम बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। किसी भी अंक का जातीय मान, किसी भी संख्या में अंक का जातीय मान, किसी संख्या में अंक का जातीय मान वो स्वयं अंक ही होता है। वो स्वयं क्या होता है? अंक ही होता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है, ठीक है, 56,789। मैं कहूं कि इसमें 6 का जातीय मान बताओ, 6 अंक 6 का जातीय मान, तो अंक 6 का जातीय मान, जातीय मान क्या होगा? 6 ही होगा। मैंने बता दिया कि किसी भी संख्या में कोई भी अंक है उसका जातीय मान स्वयं वो अंक ही होता है। तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 8 का जातीय मान 8 ही होगा और 9 का जातीय मान भी 9 ही होगा। इससे अगला हमारा आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है बेटा? ठीक है, स्थानीय मान के लिए देखें तो स्थानीय मान हमारा अलग होता है। किसी भी संख्या में जिस स्थान पर वो अंक है, जिस स्थान पर वो अंक है उसका स्थानीय मान निकालते हैं। कैसे? देखें, मैं पहले एग्जांपल से आपको समझाऊं कि जैसे
यही एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जातीय मान में इसका हमने समझ लिया कि 5 का 5 था, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9 था। लेकिन स्थानीय मान में क्या होता है कि जो अंक, जिस अंक का हम स्थानीय मान पूछ रहे हैं उस अंक को तो लिखना है, वो अंक तो रहेगा ही, उससे आगे जितने भी अंक होंगे उन सभी को क्या कर देना है, 0 0 कर देना है। उतने ही अंक या उतने ही 0 लगा देने हैं, वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे मैं कहूं 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होगा भाई, 5 देखो कहां पर है, 5 ये रहा, ये लो 5 का तो 5, जिस अंक का पूछेगा स्थानीय मान उसको अंक को तो लिखना ही है, उसके आगे की तरफ आगे देखना, हमें दाईं तरफ देखना है, जितने भी अंक होंगे उतने ही क्या लगा देने हैं, 0। देखो कितने अंक है, 1 2 3 4, तो हमें क्या लगा देने हैं, 4 0 लगा देने। इसका ये हो गया इसका 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, 50,000। मैं आपसे पूछूं 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान बताओ बच्चों, तो आप क्या बताएंगे, सर 7 को लिखना है पहले, जिसका स्थानीय मान पूछे उसे लिख देना है, और उसके बाद जितने भी अंक है उतने ही क्या लगा देने हैं सर, 0। तो 7 के बाद देखो 8 और 9, मतलब एक अंक और एक ही, 2 अंक है, तो 2 अंक के लिए कितने 0 लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे। बच्चों ये ध्यान रखना है कि जिस अंक का स्थानीय मान पूछे उससे हम दाईं तरफ चलेंगे, बाईं तरफ नहीं चलेंगे, बाईं तरफ वाले अंक नहीं देखेंगे हम, उससे दाईं तरफ के अंक देखेंगे कि 7 से आगे कितने अंक हैं, उतने ही हम 0 लगाएंगे। जैसे 6 का पूछूं मैं, तो बच्चों आप कहोगे कि 6 को लिखना है सर, उसके बाद 1 0 2 0 3 0 लगा देना है। ठीक है, ये स्थानीय मान होते हैं। इससे आगे चलते हैं। अब हमारे पास बच्चों आता है बड़ी से बड़ी संख्या बनाना और छोटी से छोटी संख्या बनाना। ठीक है, अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या बनाना, सॉरी, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना। ठीक है बच्चों, आपको दे देगा, आपको क्वेश्चन में अलग अलग अंक भी दे सकता है, या आपको ऐसे बोल सकता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, छोटी से छोटी संख्या बनाओ, या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, इस प्रकार से कह सकता है। सबसे पहले तो यह है कि आपको बोले कि बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, तो आपके लिए सबसे बड़ा अंक देखें, इसमें अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई भी संख्या बनाते हैं हम इन्हीं अंकों का यूज लेते हैं। ठीक है, इन्हीं से हम बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। आपको कहे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, 5 अंकों की क्या बनानी है, बड़ी से बड़ी संख्या बनानी। यहां मैं लिख देता हूं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है बच्चों, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। मेरा क्वेश्चन समझना बच्चों, क्या लिखा है मैंने, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। अंक लिख दिए मैंने, अलग अलग अंक के लिए नहीं बोला, मैंने केवल अंक लिखे। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या आएगी, पहले हमें सबसे बड़ा अंक लिखना है। सबसे बड़ा अंक 9 है, तो 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9, ये हो सकती है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की। 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, 99,999। ठीक है, बना दी। अब क्या लिख सकता है, 5 अलग अलग अंकों का प्रयोग करके, 5 अलग अलग अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ। तो 5 अंकों का प्रयोग करना है बेटा, क्या करना है, अलग अलग अंकों का प्रयोग। दोनों क्वेश्चनों में क्या डिफरेंस समझे, यहां केवल 5 अंक दिए हैं, तो हमें हमारी पूरी छूट है कि हम अपने मन से कौन से अंक लेते हैं। 5 अंक सेम भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या में हमें यह देखना है सबसे बड़ा अंक 9 है, तो सबसे बड़ी संख्या 9 से ही बनाई जा सकती है। हम 9 को 5 बार लिख देंगे। आपसे कहे कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाए, तो आप 9 को कितनी बार लिखोगे, 7 बार लिखो। ठीक है, अब क्या क्या है कि 5 अंकों की अलग अलग
मतलब 5 अलग अलग अंक लेने हैं और इससे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखते हैं। सबसे बड़ा अंक होता है 9, सबसे पहले 9 लिखे, उससे अलग अंक आया छोटा 8, फिर इससे छोटा 7, इससे छोटा 6 और इससे छोटा 5। तो 5 अलग अलग अंक हुए कि नहीं, 9, 8, 7, 6, 5, ये हमारी बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या है, सबसे बड़ा अंक लेते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से। अब हम बनाते हैं छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या बनाना, छोटी से छोटी संख्या बनाना, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए जैसे इसमें भी मैं आपको कहूं इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें पता है गणित में 10 अंक है, इन 10 अंकों से ही हमारी संख्याएं बनती हैं। तो 5, मैं फिर बता रहा हूं, 5 अंकों की छोटी से छोटी छोटी संख्या, ठीक है बच्चों। आप तब तक उत्तर लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। 5 अलग अलग, क्या मैं इसे बदल रहा हूं, मैं यहां 6 लिख रहा हूं। 6 अलग अलग अंकों से छोटी संख्या बनाओ, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। एक फिर दूसरा क्वेश्चन है 6 अलग अलग अंकों से छोटी संख्या बनानी है। छोटी से छोटी संख्या के लिए हम सबसे छोटा अंक लेते हैं। सबसे छोटा अंक हम कहते हैं कि सर 0 है, क्या लें, 0, ठीक है। 0 0 0 0 0, क्या ये कोई संख्या बन गई, नहीं, ये कोई संख्या नहीं बनी है, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे छोटा अंक कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से। 1 लिखेंगे और उसके बाद हमें कितने अंकों की संख्या लेनी है, 5। तो 1 के बाद हम उतने ही अंक लगा देंगे, उतने ही 0 लगा देंगे। 1 के बाद हमने 4 0 और लगा दी, टोटल अंक हमारे पास 5 बनकर आ गई। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या बनी, 10,000 बनी। तो आपसे कितने भी अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछे तो बच्चों आप पहले 1 लगाओगे और 1 के बाद आप उतने ही 0 लगाते चले जाओगे जितने अंकों की हमें और आवश्यकता है। जैसे 7 अंकों की पूछे तो आप 1 लगा दिया, इसके बाद 6 अंक और बच गए तो 6 0 लगा दोगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों 3 सूत्र बचते हैं, वो सूत्र मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखें अब आती है इससे आगे सूत्र में पहला प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है बच्चों। प्राकृत संख्याओं का योग, इसका सूत्र होता है n कोष्टक n प्लस 1 और बटे में 2, ठीक है। n यहां हमारे पास संख्याएं होती हैं, जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हम n यहां पर क्या है, संख्याएं, तो इस n की जगह हम 50 रखेंगे, ठीक है। इससे अगला सूत्र आता है हमारे पास सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है n कोष्टक n प्लस 1, ठीक है। इससे अगला आता है हमारे पास विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, n स्क्वायर। ये जो n है यहां पर ये संख्या को प्रदर्शित कर रहा है कि संख्या कितनी पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके हम इनके क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज इतना ही, इनको पढ़ना और नेक्स्ट क्लास में इनका हम क्वेश्चन करवाएंगे जिनके आंसर आपसे पूछेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।